ये जो है ये तुम्हारा रैपनिंग डिले करवाता है, रैपनिंग को डिले करवाता है, मतलब पकने का जो पीरियड रहता है इसको ये डिले करवाता है। बेसिकली जो फ्रूट्स रहने वाले रहेंगे इनमें अगर पकने का जो क्या बोलना चाहिए पीरियड है इसको अगर लंबा बना दिया जाए तो ज्यादा टाइम तक ये तुम्हारे क्या बोलना चाहिए स्टोर होकर के रहने वाले होंगे, जल्दी खराब होंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो जितने भी फ्रूट सेलर्स रहते हैं, जितने भी फ्रूट सेलर्स रहते हैं वो उसके टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए उसका जिब्रेलिन छिड़क देते हैं। जो ऑरेंज होते हैं उसको किसी एक जगह पर रखा हुआ रहेगा, उसको पकने के लिए छोड़ दिया गया है। उसके बाद अनराइप्ड बनाना जो रहता है, भाई वो तो फिर रैपिंग करना स्टार्ट करेगा, वो धीरे धीरे पकना चालू होगा। तो अनराइप्ड बनाना को जब उसके पास में रखा गया तो उसके साथ साथ में जो बनाना था वो भी मतलब राइपेंड हो गया, मतलब वो भी अब पक गया। बोलने का मतलब ये है कि ऑरेंजेस से कुछ ऐसा सब्सटेंसेस जो है वो एयर में रिलीज हुआ था, एयर में रिलीज हुआ था, उसी को बोला जा रहा है वोलेटाइल सब्सटेंसेस। मतलब खाना दे रहे हैं, समझो जैसे मान लो 2 किलो का यहाँ पे इनको खाने के लिए दिया जाना है, तो 2 किलो का खाना जो है ये 8 लोगों में बटने वाला है और वही 2 किलो का खाना 4 लोगों में बने, तो किसका पेट ज्यादा भरेगा? जाहिर सी बात है इनका। कौन ज्यादा तंदुरुस्त होगा, कौन ज्यादा हेल्दी होगा? जाहिर सी बात है ये। क्लियर? और इनमें क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में पहुंच रहा होगा एज कंपेयर टू दिस प्लांट। क्लियर? तब के केस में इनके फ्रूट का जो साइज रहेगा तुम्हारा कम होता है। तो ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए कल के बायो के क्लास को। ठीक है? एक्चुअली में क्या है कि मैंने तुमको कल ही बता दिया था कि आज जो है सारे क्लासेस पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन में, तो बेसिकली 12th और 11th वालों का ही क्लास रखा गया था, इसलिए तुम्हारा टाइमिंग जो है इसको हम लोगों ने आज चेंज किया है। क्लियर? और मे भी आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट भी हो, क्योंकि आज हम लोग को पूरा जो भी हम लोग के 4 फाइटो हार्मोन्स बचे हुए हैं कंप्लीट करना है। ठीक है? भले टाइम लगे तो लगे, तो लेकिन आज हम लोग को चारों के चारों फाइटो हार्मोन्स कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए। ना हुआ तो फिर एक आध 10-15 मिनट का बचेगा क्लास, वो मैं तुमको कल प्रोवाइड कर दूंगा, हालांकि हो जाना चाहिए। ठीक है? चलो भाई, तो स्टार्ट किया जाए सीधा। कल मैंने तुमको जिब्रेलिन जो था इसको लिखवाना स्टार्ट किया हुआ था, 3-4 लाइन तो हम लोगों ने लिख ही लिया था। क्लियर? तो जितने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हुए थे बेसिकली मेरे को याद है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, जिसको लिख चुके हो उसको रहने देना। ठीक? बाकी आगे से कंटिन्यू करो। तो सेकंड नंबर पे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स। क्लियर? तो जिब्रेलिन्स के लिए हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, ये जो है इसको सबसे पहले हुआ क्या था कि जापान में कुछ फार्मर्स थे, उन्होंने राइस सीडलिंग में कुछ अनयूजुअल सा ऑब्जर्व किया। क्लियर? तो लिखते चलो, जापानीज फार्मर ऑब्जर्व समथिंग अनयूजुअल इन राइस सीडलिंग। ठीक है? राइस सीडलिंग्स। तो राइस सीडलिंग्स में ये जो इसमें इन लोगों ने अनयूजुअल सा देखा हुआ था, वो बेसिकली था क्या? तो ये जो अनयूजुअल चीज इन लोगों को दिखा था ये था तुम्हारा, एक तो एक्सेसिव टॉल प्लांट। क्लियर? एक आ जाएगा इसमें से स्टेराइल, मतलब सीड्स वगैरह नहीं थे। अब भाई सीड्स होगा तभी जाकर के वो आगे चल करके फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करने वाला होगा, तो सीड्स वगैरह वहां पे एब्सेंट थे। ठीक है? तो ये हो जाएगा एक एक्सेसिव प्लांट, सॉरी एक्सेसिव टॉल प्लांट्स, और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा स्टेराइल, वो स्टेराइल थे। क्लियर? और साथ ही साथ में ये वीक थे, वीक थे। क्लियर? कमजोर प्लांट्स वहां से बनकर के आए हुए थे। तो बेसिकली ये सारा कुछ देखे हुए थे वहां से। अब इसको जो जापानीज एक पैथोलॉजिस्ट था जिसका नाम था तुम्हारा ई कुरोसावा, भाई ये तो खतरनाक नाम रहता है इन लोग का, चलो जो भी है लिखते चलो। तो क्या हो जाएगा, जापानीज पैथोलॉजिस्ट ई कुरोसावा, कुरोसावा ऑब्जर्व दैट, ऐसे लिखो हाँ ऐसे ऑब्जर्व दैट cause of unusual seedling is due to फंगल डिजीज। ठीक है? इसको ये एक फंगस का डिजीज इन लोगों ने बोला। अब ये जो फंगस यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये जो फंगल डिजीज आया हुआ है इसी को हम लोग बोल रहे हैं बकैन डिजीज। ठीक है? बकैन डिजीज।
क्लियर, इसको बोल रहा है बकैन डिजीज। एक और नाम इसका है फुलिश सीडलिंग, ठीक है, फुलिश सीडलिंग। बकैन डिजीज बोलो या फिर फुलिश सीडलिंग बोलो, ये हो जाएगा दोनों का ही नाम। क्लियर, तो इस डिजीज से, ये फंगल डिजीज है, क्लियर, फंगल डिजीज है। और ये होता किसकी वजह से अगर ये बोला जाएगा, तो जो फंगस वहां पे इन लोग को मिला हुआ था, फंगस, तो फंगस कौन सा फंगस था, फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, क्लियर, जो जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, ये वो फंगस था जिसके वजह से क्या हुआ था, ये डिजीज हुआ था। समझ में आ गया। तो इस इंसान ने तो बता दिया यहाँ पे कि किसके वजह से ये डिजीज हो रहा है। अब ये जो तुम्हारा यहाँ पे क्या आया हुआ है, फंगस आया हुआ है, यहां से एक एक्टिव सब्सटेंस निकाला जाएगा, ठीक है, यहां से आगे चल करके क्या निकाला जाएगा, एक एक्टिव सब्सटेंस निकाला जाएगा जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं जिब्रेलिन। एक उसी एक्टिव सब्सटेंस का ही नाम है जिब्रेलिन, क्लियर, उसी एक्टिव सब्सटेंस को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जिब्रेलिन, क्लियर है। अब जिब्रेलिन का जो डिस्कवरी, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो काम हुआ था, वहां पे तुम्हारे बुक में मे भी उसका नाम नहीं है, मे भी क्या है ही नहीं, क्लियर, उसका नाम था यबूटा, यबूटा, ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं। A scientist, इसका पूरा नाम में भी टीजीरो और याबूटा, भाई क्या नाम है ये, ठीक है, टीजीरो याबूटा, क्लियर, टीजीरो याबूटा जो था वो साइंटिस्ट का नाम था। इसने क्या किया था, यही फंगस से, ये जो जिब्रेला फ्यूजिकुरोई है, इसी फंगस से इसने एक एक्टिव सब्सटेंस क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, और उसी को हम लोग बोल रहे हैं जिब्रेलिन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिब्रेलिन। एक्चुअली मैं अब तक, मैं प्रेजेंट टाइम तक की अगर बात करूं तो जिब्रेलिन अब तक के मैं तुमको मोर देन 100 टाइप्स मिल चुके हैं जिब्रेलिन के, क्लियर। तो यहां पे लिखना, अ साइंटिस्ट टीजीरो याबूटा एक्सट्रैक्ट जिब्रेलिन फ्रॉम दिस फंगस, क्लियर। अच्छा, जिब्रेलिन का तो हम लोगों ने प्रिकर्सर नहीं लिखा हुआ है, लिख लो भाई यहाँ पे, जिब्रेलिन का जो प्रिकर्सर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब हम लोगों ने एसिटाइल कोएंजाइम ए किया हुआ तो वहां पे भी एक बार में भी डिस्कस किए हुए थे, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका प्रिकर्सर एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, ये हो जाएगा इसका प्रिकर्सर। अब जिब्रेलिन फ्रॉम दिस फंगस, जिब्रेलिन एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। नाउ वी हैव मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन, ठीक है, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स को बेसिकली जो रहता है, सबसे पहले जो जिस जिब्रेलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था, जिसको खोजा गया था, वो है तुम्हारा GA3, और जिब्रेलिन इसको डिनोट कैसे करते हैं, GA1, GA2, इस टाइप से इसको डिनोट किया जाएगा, क्लियर। फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन, ये कौन सा हो जाएगा, GA3, क्लियर, और इसी का मोस्टली यूज किया जाता है, क्लियर है, GA3, ठीक है, ठीक है। जिब्रेलिन्स को भी क्या बोलना चाहिए, एब्रिविएशन फॉर्म में इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है GAS, इसको बोलते हैं हम लोग जिब्रेलिन्स, क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, तो पहले इतने को जल्दी नोट डाउन करो, फिर इसका हम लोग देखेंगे फंक्शंस और यूजेस, बस ऐसे ही इसी पैटर्न पे निपटाना है, इसी पैटर्न पे निपटाना है, ठीक है।
तो बहुत ज्यादा हैवी लेवल का यहाँ पे आएगा नहीं। और देखो फंक्शंस में अगर उसको अंदर जा करके पढ़ेंगे बोलोगे तो बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है। मान करके चलो कि 2.5-3 घंटे की क्लास और बाकी है। लेकिन अभी के केस में जो 11th में अभी तुम हो, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीटली मतलब देख रहे हो 90% से भी ज्यादा पार्ट जो है तुम्हारा लर्निंग पार्ट है। और लर्निंग पार्ट को अगर यहाँ पे सिर्फ लिखोगे और पोथी बनाओगे तो कोई मतलब का नहीं निकलने वाला। तो हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट बाय पॉइंट लेकर के चलेंगे। हाँ, कुछ चीजें मैं तुमको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो बताने लायक रहेगा, बाकी एनसीईआरटी से बाहर हमको यहाँ से और जाने का नहीं है। आ गया ये समझ में? क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, तो इतने को नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी इसको नोट डाउन करो। फिर हम लोग चालू करते हैं यहां से इसके फंक्शंस और यूजेस। डन। तो अब जैसे यहां पे तुम्हारा ये, हाँ ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं ये क्या बोल रहा था, अब हम लोग इसका देखेंगे फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस देखेंगे, यूजेस देखेंगे, बस। तो इस हिसाब से नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। फ्लो चार्ट बनाओ भाई सीधा। ठीक, तो तुम्हारे बुक के हिसाब से बेसिकली मैं 3 फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा स्टेम ग्रोथ। क्लियर? एक हो जाएगा स्टेम ग्रोथ, एक हो जाएगा यहां से बोल्टिंग। क्लियर? और एक हो जाएगा यहां से सीड जर्मिनेशन। सुनते चलो, समझते चलो, लिखते चलो साथ साथ। देखो ध्यान से, स्टेम ग्रोथ बोलने का मतलब जाहिर सी बात है कि जिब्रेलिन जो रहता है तुम्हारा स्टेम का ग्रोथ करवाने वाला होगा, ठीक है। तो स्टेम का ग्रोथ ही करवाता है। तो ये तो इसमें समझने वाली कोई बात वैसे है नहीं, फिर भी इसमें एक लाइन में लिखो, इट प्रमोट्स स्टेम ग्रोथ, इट प्रमोट्स स्टेम ग्रोथ। क्लियर? क्लियर? चलो, अब बोल्टिंग जो है ये भी तुम्हारा स्टेम ग्रोथ ही होता है, ये तुम्हारा स्टेम ग्रोथ ही होता है। बोल्टिंग भी क्या हो जाएगा, स्टेम का ही ग्रोथ होता है। अब ध्यान से समझो, जैसे मान करके चलो कि मैंने कोई सा भी पत्ता गोभी देखे हो ना, पत्ता गोभी रोज तो देखे ही रहोगे। तो बेसिकली ये जो बोल्टिंग है ये भी क्या होता है, स्टेम ग्रोथ। इन रोजेट प्लांट्स, रोजेट प्लांट्स बोलने का मतलब है ऐसे प्लांट्स जिसमें कि तुम्हारे फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, लेयर बाय लेयर रहते हैं, लेयर बाय लेयर रहते हैं। जैसे पत्ता को भी अगर देखोगे तो उसके जो पत्ते रहते हैं वो चिपके हुए रहते हैं और एक ही पॉइंट पे तो रहेंगे नहीं, वो ऊपर नीचे करके स्टैक्ड रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको बाहर से अपीयर करते हैं, बाहर से उसका जो अपीयरेंस रहता है वो ऐसे फील होता है कि सारे के सारे जो लीफ है उसके, सॉरी लीफ नहीं, जो उसके पत्ते हैं, मतलब पत्ता गोभी के जो पत्ते हैं, खाने वाला जो एलिमेंट है, क्लियर, वो सारे के सारे जो पत्ते रहेंगे वो तुम्हारे एक सिंगल पॉइंट से अटैच टाइप के दिखते हैं। तो बेसिकली बोल्टिंग में होता क्या है कि वो जो स्टेम, वहां पे स्टेम से अटैच रहेंगे, सीधी सी बात है, तो वो स्टेम के हाइट को इंक्रीज करता है ताकि ये जो तुम्हारे डिफरेंट सीड पत्ती है उसके वो सेपरेटेड दिखे। तो बेसिकली उसमें सेपरेटेड ऑब्जर्व करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोल्टिंग करवाया जाता है। मतलब बोल्टिंग क्या आता है, बोल्टिंग के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, ये बेसिकली तुमको किसमें दिखेगा, रोजेट प्लांट्स में दिखेगा। क्या आ जाएगा इसमें से, कैबेज। क्लियर? कैबेज आ गया होगा ये समझ में, ठीक है। चलो, तो ये आ गया। अब देखो सीड जर्मिनेशन की बात करें तो सीड जर्मिनेशन में बेसिकली जिब्रेलिन जो रहता है सीड जर्मिनेट करवाने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये सीड जर्मिनेशन करवाएगा कैसा, अगर बोला जाए, सॉरी, जर्मिनेशन करवाए कैसे जाएगा इसके थ्रू अगर बोला जाए तो होता क्या है कि कभी कभी जो सीड्स रहते हैं उनमें प्रोटीन का कंप्लीटली मोटिलिटी होता नहीं है, ठीक है। प्रोटीन्स का कंप्लीटली मोटिलिटी या फिर मोबिलिटी होता नहीं है। मोबिलिटी प्रोटीन्स के रुके हुए रहते हैं, प्रॉपरली जो सीड रहेगा उसको प्रोटीन मिलता नहीं है, ठीक है। तो जिब्रेलिन जो है तुम्हारा क्या करवाएगा, जिब्रेलिन जो रहता है ये प्रोटीन्स का मोबिलेशन करवाता है, उनका मोबिलिटी बढ़ाता है, उनको मोटाइल बनाता है। तो प्रोटीन्स भागेंगे इधर से उधर और इस तरीके से सारे के सारे प्रोटीन्स फिर मिल जाएंगे तुम्हारे सीड को और उससे फिर तुम्हारा सीड जो है ये जर्मिनेट हो जाएगा। तो सीड जर्मिनेशन बाय मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन। बाय मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? ठीक है, चलो ये जल्दी फ्लो डायग्राम चिपकाओ फटाफट, फिर इसका हम लोग देखते हैं यूजेस।
अच्छा यहीं पे लिख ले क्या, जगह तो बचा हुआ है, यहीं पे लिख लेते हैं, चलो यहीं पे लिखो, क्योंकि भाई उसमें डिटेल ज्यादा करना नहीं है, मेरे को समझाना है ज्यादा, बाकी हम लोग एक एक लाइन में ही सिर्फ उसके लिखते हुए चलेंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, तो यहीं पे इसके यूजेस, ये तो हो गया फंक्शंस, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना लूं, फिर यहीं पे इसका लिखेंगे हम लोग यूजेस। ठीक है, यूजेस बेसिकली सबसे पहले ये करवाएगा क्या, ये जो है ये तुम्हारा रैपनिंग डिले करवाता है, रैपनिंग को डिले करवाता है, मतलब पकने का जो पीरियड रहता है इसको ये डिले करवाता है। बेसिकली जो फ्रूट्स रहने वाले रहेंगे इनमें अगर पकने का जो क्या बोलना चाहिए पीरियड है, इसको अगर लंबा बना दिया जाए तो ज्यादा टाइम तक ये तुम्हारे क्या बोलना चाहिए स्टोर होकर के रहने वाले होंगे, जल्दी खराब होंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो जितने भी फ्रूट सेलर्स रहते हैं, जितने भी फ्रूट सेलर्स रहते हैं वो उसके टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए, टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए उसमें जिब्रेलिन छिड़क देते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक है, क्लियर। तो इसमें लिखना डिले रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स सो दैट मार्केट टाइम पीरियड कैन बी इंक्रीज। लिखो डिले रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स सो दैट market period can increase। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हम लोग इस पे देखेंगे, अच्छा एक सेकंड ना, ठीक क्लियर इतना, ठीक है। तो डिलेड रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर हम लोग इस पे देखेंगे फ्रूट ग्रोथ। ये क्या करता है, साइज और शेप जो रहेगा ये तुम्हारे फ्रूट का ये इंक्रीज करने वाला होगा। जाहिर सी बात है जो हम लोग फ्रूट लेकर के आते हैं अगर वो ज्यादा बड़े साइज का रहता है तो हम लोग उसको पहले प्रीफर करते हैं, सीधी सी बात। क्लियर। तो ये क्या करवाएगा, साइज एंड शेप ऑफ फ्रूट इंक्रीज, ऐसे लिखो हेल्प इन इंक्रीज साइज एंड शेप ऑफ फ्रूट्स। क्लियर क्लियर। इसमें थर्ड नंबर इंक्रीज माल्ट यील्ड। माल्ट यील्ड बेसिकली माल्ट यील्ड जो माल्ट बोलने मतलब कि इसका ब्रेवरी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो होता है ना भाई ड्रिंक वगैरह, ठीक है, अल्कोहल जहां पे बियर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ब्रीविंग ब्रीविंग इंडस्ट्रीज बोला जाता है उसको। तो ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में बेसिकली इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है क्योंकि जो तुम्हारा माल्ट यील्ड मतलब जो बियर्स वगैरह बनाए जाते हैं तुम्हारे ड्राई सीड से बनाए जाते हैं। क्लियर। किससे बनाए जाएंगे, ये ड्राई सीड से बनाए जाते हैं। तो बेसिकली इसका यूज तुम्हारा किया जाता है कहां पे, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में। क्लियर। ये समझ में आ गया, क्योंकि ये तुम्हारा जो ड्राई सीड्स रहने वाले होंगे उनको ये क्या करवा रहा है, उनका ये क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। उनको ये यहाँ पे लिखा है ना, कहा गया, सीड जर्मिनेट, उनको जर्मिनेट करवाएगा, ठीक है। तो ड्राई सीड्स अगर हम लोग रखे हुए रहेंगे, क्योंकि ड्राई सीड्स क्या करने वाला रहेगा, ड्राई सीड्स जितना हम लोग स्टोर करके रख पाएंगे, ये दिख रहा है ना यहाँ पे फ्रूट ग्रोथ करवा रहा है, तो फ्रूट ग्रोथ करवाया बोलने का मतलब ये क्या किया है, सॉरी ये डिले रैपनिंग, मतलब रैपनिंग को डिले करवा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये उसको ज्यादा टाइम तक स्टोरेज कैपेसिटी में लेकर के आ रहा है, ज्यादा टाइम तक हम लोग उसको स्टोर करके रख पाएंगे। अगर जितने ज्यादा टाइम तक रख पाएंगे तो उतना बढ़िया वहां से क्या बनेगा, तुम्हारा माल्ट, माल्ट बनता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा इंक्रीज माल्ट यील्ड, बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, ये यूज्ड इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज to produce alcoholic substances। क्लियर। टू प्रोड्यूस एल्कोहलिक सब्सटेंसेस। आ गया होगा इतना समझ में, क्लियर है। अब ये तुम्हारा और क्या क्या काम करवाएगा अगर बोलोगे
तो ये तुम्हारा करवा एक तरीके से मैच्योरिटी लेकर के आता है। ठीक है, ठीक है, ये मैच्योरिटी लेकर के आएगा। तो एक काम और लिखो, एक नाम इसमें और लिखो, यहां से आ जाएगा तुम्हारा क्विकर मैच्योरिटी इन यंग फ्लावर्स। जो यंग फ्लावर्स रहते हैं इनमें ये जल्दी से मैच्योरिटी, या यंग प्लांट्स जैसे मान करके चलो, यंग फ्लावर ना लिखो, यंग प्लांट्स लिखो, यंग प्लांट्स। ठीक है, तो यंग प्लांट्स में मैच्योरिटी ला रहा है, बोलने का मतलब यंग प्लांट्स में ये फ्लावर्स का डेवलपमेंट जल्दी कर रहा है, फ्लावर्स का ग्रोथ जल्दी करवा रहा है। जब भी किसी प्लांट को हम लोग किसी भी प्लांट को हम लोग मैच्योर प्लांट कब बोलते हैं, जब उसमें से तुम्हारे फ्लावर्स निकलना चालू हो जाते हैं, फ्लावर्स आना चालू हो जाएंगे, मतलब कि जो प्लांट है तुम्हारा ये अब मैच्योर होना स्टार्ट हो चुके हैं। उसका सिग्निफिकेंस है, समझ लो एक तरीके का, समझ में आ रहा है, ये एक तरीके से उसका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, क्विकर मैच्योरिटी इन यंग प्लांट्स। तो ये मैच्योरिटी लेकर के आने वाला रहेगा यंग प्लांट्स में। आ गया ये समझ में? कितने पॉइंट्स हो गया? 2 3 4, लिखो भाई लिखो, 4 पॉइंट्स तो लिखो। हाँ, एक पॉइंट और चिपका लेना तो इस पे 5th नंबर पे, डिले सेनेसेंस। डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा? एजिंग। दैट इज इट प्रिवेंट्स एजिंग। इट प्रिवेंट्स एजिंग। क्लियर है? देखो, ये भी तुम्हारा एजिंग प्रिवेंट करने का काम करता है, साइटोकाइनिन भी तुम्हारा एजिंग प्रिवेंट करने का काम करता है, लेकिन इसको, ये जो एजिंग प्रिवेंट कर रहा है इसको हम लोग एंटी एजिंग नहीं बोलते। क्लियर? एंटी एजिंग बोलेंगे हम लोग किसको? साइटोकाइनिन को। अभी जो साइटोकाइनिन हम लोग देखने वाले रहेंगे उसको बोला जाएगा एंटी एजिंग, याद रखे रहना। ये भी एजिंग को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ये भी तुम्हारा सेनेसेंस कंट्रोल कर रहा होगा, मतलब बुढ़ापा आने से इसको बचाने वाला होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एंटी एजिंग नहीं बोलते हैं। यही टाइप का फंक्शन तुम्हारा साइटोकाइनिन भी करने वाला होगा, तो साइटोकाइनिन में हम लोग लिखेंगे कि वो तुम्हारा एंटी एजिंग है। क्लियर है? ठीक है, चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो भाई, इतने में हो गया तुम्हारा जिब्रेलिन कंप्लीट। जल्दी लिखो जल्दी। अच्छा हाँ, बुक में एक और दिया हुआ है तुम्हारा, शुगर केन का भी दिया हुआ है, तो इसमें लिखो इंक्रीज इंक्रीज यील्ड ऑफ केन शुगर, लिख लो, क्योंकि उसका डेटा भी दिया हुआ है ना। ठीक, याद आ गया, चलो लिखो इसमें 6 नंबर क्या आ जाएगा? इंक्रीज, एक सेकंड भाई, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, चलो इंक्रीज इंक्रीज यील्ड ऑफ केन शुगर या शुगर केन। ये करेगा क्या? ये यील्ड कितना बढ़ाता है? तो बुक में उसका डेटा भी दिया हुआ है, 20 टन पर एकड़। ठीक है, इंक्रीज बाय 20 टन पर एकड़, इंक्रीजेस 20 टन पर एकड़। क्लियर? पर एकड़, एक एकड़ में 20 टन इसका यील्ड ये बढ़ाने वाला, मतलब कि उससे ज्यादा, पहले जितना होते थे उससे 20 टन ज्यादा हो सकते हैं। और क्लियर? तो ये उसका क्या बढ़ाता है? यील्ड बढ़ाता है। क्लियर है? ठीक है, किस चीज का बोलने से? शुगर केन का, शुगर केन का। चलो इतने को नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बढ़े। डन, गुड, नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, तो देखो नाम से ही, जैसे बुक में भी तुम्हारा लिखा, पहले तो इसका डिस्कवरी वगैरह लिख लेते हैं, तो लिखो एफ स्कूग एंड कोवर्कर्स। ये लोग किस पे काम कर रहे थे? ये लोग इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ, लिखो, कोवर्कर्स वर्क ऑन इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ स्टेम ऑफ टोबैको प्लांट।
ऑफ टोबैको प्लांट। अब देखो भाई ये चैप्टर है ऐसा, मेरे को भी पता है तुमको भी बोर फील हो रहा होगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है ही नहीं। क्या इसमें से एक्सप्लेन किया जाए, तुम थोड़ा थोड़ा सा खुद सोच करके देखो। मैंने इसीलिए चैप्टर स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, पूरा चैप्टर थ्योरी है। और इसके बाद जब ये तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, प्लांट हार्मोन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर तो कंप्लीटली तुम्हारा लर्निंग एलिमेंट है, इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं। पॉइंट जितना तुमको याद आते चले उतना बेहतरीन, एग्जांपल्स को दिमाग में बिठाते हुए चलो और कंटिन्यू करते हुए चलो, दूसरा और ऑप्शन है ही नहीं। बोर लगे तो लगे, कोई कुछ कर नहीं पाएंगे भाई। जिसको मैं जितना भी इंटरेस्टिंग बनाने, गाना गा गा करके नाच नाच के पढ़ाऊंगा तो भी उतने ही बोर होगे जितना अभी हो रहे होगे। लेकिन इसमें लोड लेना ही नहीं है। 3-4 चैप्टर्स बायो के 11th में है ही है ऐसे, जिसपे कि तुम जितना भी सिर पीट लो, ऑप्शन है ही नहीं। जैसा है वैसे का वैसे उसको चुपचाप रट्टा मारना पड़ेगा। क्लियर है? और उनमें से एक चैप्टर ये है, ठीक है? इसलिए मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल दिया था। स्टार्टिंग में कुछ एलिमेंट समझाने लायक थे, मैंने प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह समझा दिए। अब इधर वो समझाने लायक एलिमेंट्स बहुत कम है। क्लियर? तो जितना हो सके याद करने का इसको कोशिश करना। चलो, तो वर्क ऑन इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ स्टेम ऑफ टोबैको प्लांट। क्लियर? जब इस पे ये लोग काम कर रहे थे, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैलस। इसको क्या बोला जा रहा है, कैलस। ये कैलस क्या होता है, ये होता है मास अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है? ऐसे सेल्स जो डिफरेंशिएट नहीं किए हुए, मतलब अभी भी ये डिवाइडिंग फेज में है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैलस। जब इस पे ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि कैलस को जब ऑक्सीन प्लस कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट, क्लियर, कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट दिया जाए, तभी इनमें ग्रोथ शो हो रहा था। सिर्फ ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड किया जाए तो उनमें किसी भी टाइप का ग्रोथ नहीं मिल रहा था। बोलने का मतलब यह है कि सिर्फ ऑक्सीजन जो है ये इनसफिशियंट है इन सेगमेंट्स के ग्रोथ करवाने के लिए। क्लियर? तो ये जो इधर कोकोनट मिल्क डीएनए एक्सट्रैक्ट लिए हुए हैं, बेसिकली इनमें कुछ ना कुछ एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि तुम्हारा क्या करवाने वाला होगा, इस टाइप के प्लांट्स में ग्रोथ लाने वाला होगा। क्लियर? इस टाइप के प्लांट में ग्रोथ लाने वाला होगा। तो इस हिसाब से ये जो नया एक एक्टिव सब्सटेंस यहां से डिस्कवर किया गया, उसी को क्या बोला जाएगा, साइटोकाइनिन बोला जाएगा। बेसिकली यहां से जो नया एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसके पास एक एबिलिटी होता है साइटोकाइनेसिस करवाने का। तो साइटोकाइनेसिस करवाने के एबिलिटी की वजह से इस हार्मोन का नाम भी क्या दे दिया गया है, साइटोकाइनिन दे दिया गया। इसके पास एबिलिटी होता है साइटोकाइनेसिस का। ठीक है? तो इसमें लिख सकते हो हैविंग एबिलिटी फॉर साइटोकाइनेसिस। हैविंग एबिलिटी फॉर साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? ठीक है? आ रहा होगा ये समझ में? क्लियर? चलो चिपकाओ, थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी चिपकाते हुए चलो, साथ साथ में लिखते हुए चलो। मैं फिर पेज भर दूंगा, तुम पीछे छूट जाओगे। दो दो लाइन में थोड़ा थोड़ा टाइम देते रह चलता हूं और मैं एक्सप्लेन करते जाता हूं, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलो। टाइम इसमें लॉस नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीट करना ही है आज। ठीक है? क्लियर? तो यहां से हम लोगों ने क्या लिख लिया इसका, ये ऑक्सीजन और तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, सॉरी कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट वगैरह सब यहाँ पे मिलाकर। तब ध्यान देना, ये जो डीएनए एक्सट्रैक्ट है इसको बाद में फिर इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। किसने एक्सपेरिमेंट किया अगर बोल, हाँ एक चीज और, यहां पे ये जो इसका एक्टिव सब्सटेंस मिला है, ऐसे लिखो, हैविंग सम एक्टिव सब्सटेंस which promotes the growth, which promotes the growth। और ये जो यहां पे आया हुआ इसको काइनेटिन बोला गया। ठीक है? इसको क्या बोला जाएगा, ग्रोथ, नोन एज काइनेटिन। क्लियर? अभी इसके भर भर करके नाम आएंगे। ये काइनेटिन आ गया, अभी एक दो नाम और देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? क्लियर? क्लियर? चलो, एक जियाटिन आएगा। ठीक है? और एक बाप आएगा बीएपी। क्लियर? हाँ लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे। ठीक है? तो ये हो जाएगा काइनेटिन। काइनेटिन इसका नाम दिया गया। बाद में लेटर ऑन मिलर इटाल,
ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इटाल, ये तुमको और आगे चल कर भी देखने के लिए मिलने वाला है। ये कोई सरनेम वगैरह नहीं है। इटाल का मतलब होता है कोवर्कर्स, उसके साथ में काम करने वाले लोग, और ठीक है, या अदर लोग, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएंगे, कोवर्कर्स या फिर अदर्स, ये चिपका लो नाम, ठीक है। तो मिलर इटाल जो था, इसने इसने हरिंग हरिंग डीएनए, एक हरिंग डीएनए रहता है, हरिंग स्पर्म डीएनए, क्लियर। तो यहां पे हो जाएगा मिलर इटाल एक्सट्रैक्टेड, ये जो काइनेटिन टाइप का जो ये एक्टिव मटेरियल बोल रहा है ना, एक्सट्रैक्टेड दिस एक्टिव मटेरियल फ्रॉम डिग्रेडेड ऑटोक्लेव, जो लिखा है यही चिपकाओ, फ्रॉम डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ ऑटोक्लेव हरिंग स्पर्म डीएनए, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड, अच्छा ये उसका नाम है ना, मतलब ये इटाल के लिए लिखे हुए हैं, ये फिर इसी में आ जाएगा भाई। रुको 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 रुको, दिख जा रहा है इसी पे, वेट। हाँ ये है, इसका मतलब होता है कोवर्कर्स, इटाल, क्लियर। तो ये कहां से, ये देखो ध्यान से, फ्रॉम डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ ऑटोक्लेव हरिंग स्पर्म डीएनए बोल रहा है। तो ये हरिंग स्पर्म डीएनए बेसिकली तुम्हारे फिश में मिलता है, एक हरिंग फिश रहता है, तो उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसके डीएनए से, सॉरी, हरिंग फिश के डीएनए से तो क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया था, क्लियर है, क्लियर है। और बेसिकली फिर इसका नाम यहां पे दिया जाएगा, एंड नेम्ड हरिंग डीएनए, एंड नेम्ड, यहां पे हम लोगों ने कौन सा नाम लिखा था, काइनेटिन, क्लियर। इसका नाम फिर यहाँ पे एक तो बीएपी मैंने तुमको नाम बताया हुआ था, क्लियर, और एक इसका नाम दिया गया था जियाटीन, एंड नेम्ड जियाटीन, या इसी को बोल रहे हैं बीएपी, बीएपी, क्लियर, बीएपी। ये हो जाएगा तुम्हारा बेंजाइल और क्या प्यूरिन होता है, एक सेकेंड, अमीनो ही तो आना चाहिए क्योंकि ये अमीनो ही ग्रुप इसमें मिल, बेंजाइल लिखो, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो। अच्छा हाँ, इसका केमिकल नेम तो बताना भूल गया, केमिकल नेम, केमिकली नोन एज, ये हो जाएगा तुम्हारा N6, ध्यान से नाम सुने रहना, N6 पर फ्यूराइल, N6 पर फ्यूराइल क्या आ जाएगा यहां से, प्यूरिन, क्लियर। हम लोगों ने इसको एडेनिन डेरिवेटिव लिखा था। एडेनिन किसका पार्ट होता है, एडेनिन और ग्वानिन हम लोगों ने देखा था, अभी अभी बायो मॉलिक्यूल्स में देखे थे ना उसको। तो एडेनिन और ग्वानिन किसके पार्ट होता है, प्यूरिन के, तो इसीलिए इसको प्यूरिन डेरिवेटिव बोलो या फिर एडेनिन डेरिवेटिव बोलो, दोनों वही होने वाला होगा, इसीलिए इसके नाम में N6 फर फ्यूराइल या फर फ्यूराइल प्यूरिन इसका नाम हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलो भाई इतने को जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, इसके बाद फिर इसके फंक्शंस और यूजेस देखेंगे, जल्दी जल्दी करो जल्दी। अच्छा ये तो हम लोगों ने एनिमल से इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, इसको एक पॉइंट और लिख लेना, दिस हार्मोन was also extracted from plant। कौन सा प्लांट था ये हो जाएगा तुम्हारा जो कि तुम्हारा अभी मैच्योर नहीं हुआ है, क्लियर, मैच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर प्लांट है, मेज का प्लांट, ठीक है। तो लिखना इस पे,
अनराइप्ड, या हाँ अनराइप्ड भी लिख सकते हो, अनराइप्ड मतलब कि इमेच्योर मेज प्लांट का जो अनराइप फ्रूट रहेगा, ग्रेन रहेगा, ठीक है, अनराइप मेज ग्रेन, अनराइप्ड मेज ग्रेन से इसको क्या किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल, ठीक है, मेज ग्रेन, और इसी को क्या बोलेंगे, और कर्नेल, क्लियर, कर्नेल से इसको क्या किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो भाई ये हो जाएंगे तुम्हारे डिटेलिंग फॉर साइटोकाइनिन। अब जल्दी इसको लिखो फटाफट, इसके बाद इसका फंक्शन और साथ ही साथ में इसका यूजेस करेंगे, फिर ये तुम्हारा सेकंड हार्मोन भी हो जाएगा आज का कंप्लीट। एक्चुअली में ये थर्ड हार्मोन है। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। डन, गुड, नेक्स्ट फंक्शंस। फंक्शंस, तो पहले नंबर फंक्शन पे इस पे क्या हो जाएगा, ये जो रहता है ये तुम्हारा लीफ के ग्रोथ करवाने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, तो लीफ का ये ग्रोथ करवाएगा और साथ ही साथ में ये अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल भी इंक्रीज करता है, ठीक। तो पहले नंबर पे लिखो परफॉर्म ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, सेकंड नंबर इस पे आ जाएगा, ये तुम्हारा ग्रोथ परफॉर्म, एक तो ये क्या बोलना चाहिए भाई, इसको क्या लिखे हुए हैं, हाँ परफॉर्म ग्रोथ ऑफ ये लीव्स, लीफ का तो ये ग्रोथ करवा ही रहा है, लीफ के ग्रोथ के साथ साथ ये तुम्हारा शूट का भी ग्रोथ करवाएगा, तो यहां से क्या जाएगा, परफॉर्म ग्रोथ ऑफ शूट, शूट ग्रोथ, सिंपल लिखो तो शूट ग्रोथ, क्लियर। एक तो इसने क्या करवाया, शूट ग्रोथ भी करवाया, ध्यान देना यहाँ पे जो शूट तुम्हारे आए हुए हैं ये एडवेंटिशियस शूट होते हैं बेसिकली, ये कौन से शूट हो जाएंगे, ये तुम्हारे एडवेंटिशियस शूट होने वाले रहेंगे, ये जो शूट हम लोग का क्या बोलना चाहिए, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं शूट वो नहीं, ये एडवेंटिशियस शूट है, और एडवेंटिशियस शूट के बारे में तुम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ाई हुआ रहेगा, वहीं से तो इसके बारे में डिटेल आया हुआ है भाई, क्लियर क्लियर। तो एडवेंटिशियस शूट का ये क्या करने वाला होता है, ये ग्रोथ करवाने वाला होता है। इसके साथ साथ याद करो हम लोगों ने ऑक्सीजन में देखा हुआ था कि वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, वेट, एक बढ़िया सी चीज देखे थे, उसको ये हटाने वाला होगा, जैसे वो तुम्हारा ऑक्सीजन जो रहता है ये तुम्हारा क्या करवाता है, ऑक्सीजन बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था, ऑक्सीजन में ऊपर के साइड में जो टिप साइड था वहां पे इसका ग्रोथ ज्यादा हो रहा था, जो कि तुम्हारे लेटरल बर्ड्स को ग्रो करने नहीं दे रहा था, मतलब एपिकल सॉरी डोमिनेंस देखे हुए थे हम लोगों ने वहां पे, एपिकल बर्ड्स का डोमिनेंस देखे हुए थे, तो ये क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है, उसको खत्म करेगा, ठीक है। तो इसमें लिखना इट reduces apical dominance and promotes growth of lateral buds। क्लियर, और ये भी तुम्हारा सेनेसेंस डिले करने वाला हो, क्लियर, डिले सेनेसेंस, ठीक है, डिले सेनेसेंस। बस भाई 4 पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक ही ठाक हो जाएगा। एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें, ये तुम्हारा सेल डिवीजन परफॉर्म भी करवाने वाला होगा, ऑल्सो परफॉर्म सेल डिवीजन, ऐसे लिखो, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। क्लियर क्लियर, बस बहुत है, इतने फंक्शंस तुम्हारे बहुत हो जाएंगे, इससे ज्यादा और तुमको इसमें नहीं देखना है, क्लियर है, जल्दी। अच्छा यूजेस भी यहीं पे चिपका ले क्या, लिख लो यहीं पे यूजेस भी लिख लो, फंक्शंस ये हो गया यूजेस, यूजेस
इसका बेसिकली जैसे ये तुम्हारा क्या करवा रहा है, ये एक तो सेनेसेंस डिले करवा रहा है, तो इसके लिए इसका इसका एक तो सेनेसेंस डिले करवाने के लिए इसको यूज किया जाता है, साथ ही साथ में टिश्यू कल्चर में इसका यूज होता है। क्लियर? तो यूजेस में पहले नंबर पे इस पे लिख लेना, यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर या यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। ठीक, टिश्यू कल्चर के बारे में हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ था और क्लास 12 में फिर से ही आने वाला है, तो बेसिकली इसके बारे में डिटेल यहाँ पे मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर शॉर्ट में इतना समझ लो कि जो भी प्लांट के पार्ट्स रहते हैं, कहीं से भी अगर हम लोग एक टिश्यू निकाले तो किसी भी पार्ट के टिश्यू से एक नया प्लांट डेवलप करवाने के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है, पूरे प्लांट को डेवलप कराने के प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे टिश्यू कल्चर बोला जा रहा है। तो टिश्यू कल्चर में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और साथ ही साथ में टू डिले सेनेसेंस, टू डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस के डिले में भी इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट हॉर्मोन्स पे चलेंगे। जल्दी लिखो, जल्दी। डन, गुड। तो इसके बाद अब हम लोग अपना नेक्स्ट प्लांट हार्मोन के बारे में डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्लांट हार्मोन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइलिन। क्लियर? ये गैसियस हार्मोन हम लोगों ने देखा हुआ था, और ये तुम्हारा दोनों ही काम करने वाला है, एक तो प्रमोटर के जैसा भी और दूसरा इनहिबिटर के जैसे भी। क्लियर? तो लिखो नेक्स्ट इथाइलिन। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्ट बोथ एज promoter and act as both promoter and inhibitor। क्लियर? और ये क्या है तुम्हारा, ये एक गैसियस हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन बोलो या फिर रेगुलेटर बोलो, तो ये गैसियस रेगुलेटर हो जाएगा। इसको डिस्कवर कौन क्या था बोलेंगे, तो डिस्कवर इसको करने वाला जो आदमी था उसका नाम था कजन। तो ठीक है, डिस्कवर्ड बाय कजन। क्लियर? डिस्कवर्ड बाय कजन। इसने ऑब्जर्व क्या किया गया था इसका, ही ऑब्जर्व that some volatile substances released from ripening oranges। पहले लिखो फिर समझाते हैं। some volatile substances released from ripening oranges which are responsible for ripening of बनाना। ध्यान से समझो इसको, इसमें क्या बोल रहा है, इसने जैसे जो ऑरेंज होते हैं उसको किसी एक जगह पर रखा हुआ रहेगा, उसको पकने के लिए छोड़ दिया गया है। उसके बाद अनराइप्ड बनाना जो रहता है, अब भाई वो तो फिर राइपनिंग करना स्टार्ट करेगा, वो धीरे धीरे पकना चालू होगा। तो अनराइप्ड बनाना को जब उसके पास में रखा गया तो उसके साथ साथ में जो बनाना था वो भी मतलब राइपेंड हो गया, मतलब वो भी अब पक गया। बोलने का मतलब ये है कि ऑरेंजेस से कुछ ऐसा सब्सटेंसेस जो है वो एयर में रिलीज हुआ था। क्लियर? एयर में रिलीज हुआ था, उसी को बोला जा रहा है वोलाटाइल सब्सटेंसेस। वो समझ में आ गया? तो वोलाटाइल सब्सटेंस यहाँ पे दूसरे किसी की बात नहीं किया जा रहा है, इथाइलिन की बात किया जा रहा है। तो इथाइलिन जब ऑरेंजेस से क्या हो गया, रिलीज हुए, तो वो बनाना को भी राइप करवाने में हेल्प किए। तो इसी वजह से यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन क्या आया था कि एक ऐसा वोलाटाइल सब्सटेंस जो राइपनिंग ऑरेंजेस से निकल रहा हो, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है बनाना, अनराइप्ड बनाना के राइपनिंग में भी। क्लियर है? अनराइप्ड बनाना के राइपनिंग में भी के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसी को आगे चलकर के नाम दिया जाएगा, क्या चीज, इथाइलिन। बेसिकली ये क्या होगा, एक गैसियस एक्टिव सब्सटेंस या फिर गैसियस रेगुलेटर या फिर गैसियस प्लांट हार्मोन होने वाला होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है।
चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, इसका मिथ्योनिन होता है भाई, इसका अगर प्रिकर्सर की बात करोगे, मेथियोनिन, ये वही मेथियोनिन है जिसको अभी अभी हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में खत्म किया था। क्लियर? इसका प्रिकर्सर क्या हो जाएगा? मेथियोनिन। लिखो लिखो लिखो, इतने को जल्दी लिखो। डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक काम करो, यहीं पे चिपकाते हुए चलो, फंक्शन। ठीक है, इसके बेसिकली अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस। तो क्या क्या इसके फंक्शंस होने वाले रहेंगे? इसके भी फंक्शंस बहुत ज्यादा कुछ नया तुमको देखना है नहीं, बेसिकली तुम्हारा दोनों ही टाइप का काम करने वाला होगा, तो बहुत ज्यादा मतलब कि उसी टाइप का सिमिलर टाइप के फंक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले में क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। क्लियर? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, बेसिकली ये तुम्हारे डाइकॉट प्लांट्स की बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं, डाइकॉट प्लांट के बारे में तुम्हारा 3 दिया हुआ है, उसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। पहले नंबर पे ये तुम्हारा ए, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। सेकंड नंबर इस पे आ जाएगा बी, ये कैप, कैप मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, जो कैप रहता है ना, कैप, कैप ये लगाने का काम, शूट कैप ये क्या बोलते हैं, लगाने का ये काम करेगा, उसको हुक बोला जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ शूट हुक, फॉर्मेशन ऑफ शूट हुक। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक काम करने वाला रहेगा। ये बेसिकली तुम्हारे डाइकॉट प्लांट्स की बात है, डाइकॉट प्लांट्स में ये होते हैं। ठीक है, एक सेकंड। चलो, तो हम लोग क्या, हाँ ये हो गया। तो ये शूट हुक बनाने का काम करता है, और सी नंबर इसी पे लिख लेना। एक और आ जाएगा, वेट, हाँ ये स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। तो ये बेसिकली तीन, ये जो तीन फंक्शंस होते हैं, ये तुम्हारे डाइकॉट्स में दिखने वाले हैं, डाइकॉट्स, ओनली इन डाइकॉट्स। अब ध्यान से समझो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो तुम्हारा ये सीड आया हुआ है, क्लियर, तो सीड से तुम्हारे ऊपर निकलेंगे यहाँ पे शूट के पार्ट, नीचे निकलेंगे तुम्हारे रूट के पार्ट्स। तो ये जब ऊपर ग्रो कर रहा होगा, तो इसको सीधा ऐसे ग्रो ना करवा करके इसका ग्रोथ ये कैसे करवाते हैं, ऐसे लैटरल करवाते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल। क्लियर? हॉरिजॉन्टल करवाएंगे ताकि वो फैले। क्लियर है? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इसी में लिखा हुआ है डाइकॉट्स के क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को ये प्रमोट करवाने वाले होंगे। ठीक है, क्लियर? सीडलिंग्स में नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो बन करके आता है, जैसे डाइकोट्स में ये तुम्हारा ये जो बीचों बीच ये जो तुम्हारा लाइन बन करके आएगा, जो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सिस। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सिस। तो एक्सिस जो रहता है बेसिकली उसको फुलाने का काम करता है, ताकि प्रॉपरली ग्रोथ हो पाए तुम्हारे सीडलिंग में। आ गया ये समझ में? ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ शूट हुक, या फिर तुम्हारा इसको बोलते हैं एपिकल हुक, अभी इसका नाम याद आ रहा है, एपिकल हुक। क्लियर? एपिकल हुक क्या होता है बोलने से, जो शूट कैप देखे हुए थे ना हम लोग, बस वही है। ठीक है, वही है, तो उसी को ये फॉर्म करवाने का काम करेगा एपिकल हुक। तो एपिकल हुक को इसको लिख सकते हो शूट कैप बेसिकली। ठीक है, शूट कैप, तो ये शूट कैप को ही ग्रो करवाने का काम करने वाला है। आ गया ये समझ में? ठीक है, क्लियर? चलो इतने को लिखो, तो फिर साइज छोटा करके नीचे में लिखना चालू करेंगे, स्पेस बना करके। जल्दी लिखो जल्दी। और क्योंकि ये तो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, इनहिबिटर तो है, इनहिबिटर है, तो ये एब्सिजन करवाएगा। तो लिखो, एक पॉइंट यहीं पे चिपका लो, तो एब्सिजन इन प्लांट्स, मतलब शेडिंग ऑफ तुम्हारे फ्रूट्स, लीव्स, ये सब का। ठीक है, क्या आ जाएगा, शेडिंग ऑफ फ्रूट्स, लीव, एटसेट्रा,
ऑक्सीजन इन प्लांट्स। क्लियर, जल्दी लिखो जल्दी, फिर एक आध दो पॉइंट तब तक याद आ जाएगा, 3-4 पॉइंट्स तो लिखना ही है इसमें। क्लियर है? हो गया होगा? चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड नंबर इसमें आ जाएगा ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ठीक, फोर्थ नंबर इस पे आ जाएगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो ये भी इसके मेन फंक्शंस में आ जाएंगे, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और इसमें से ये बेसिकली ये तुम्हारा रूट का भी ग्रोथ करवाने वाला होता है। ठीक है, तो इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ रूट्स। इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट्स, ये भी ये प्रमोट करने वाला होगा। 5 पॉइंट्स हो गया, बहुत है, लिखो लिखो, इतने को जल्दी लिखो, फिर इसके जो एनसीईआरटी में तुम्हारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो भी कवर करेंगे। जल्दी करो जल्दी। क्लियर, जल्दी लिखो। अच्छा हाँ, पाइनएप्पल के लिए एक फ्लावरिंग भी तो दिया था। नेक्स्ट, अच्छा एक काम करो तो इसको पहले लिखो, फिर उसका अलग से लिखवाते हैं। 6 नंबर इधर लिखवाएंगे, जल्दी इसको लिखो। तो पाइनएप्पल और क्या बोलना चाहिए, एप्पल, इसमें ये कुछ कुछ अलग अलग चेंजेस करने वाला है। ठीक है, किसी में ये सिर्फ फ्लावर डेवलप करवाएगा, किसी में ये सिर्फ, जैसे ककुम्बर के केस में ये तुम्हारा फीमेल फ्लावर्स को डेवलप करवाता है। क्लियर, पाइनएप्पल में तुम्हारा फ्लावर्स और फ्रूट दोनों का ही ग्रोथ करवाने वाला होगा। अच्छा लिख लो तो, इन पाइनएप्पल ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। क्लियर, पाइनएप्पल में फ्रूट और फ्लावर्स दोनों का ग्रोथ करवाने वाला होगा। ककुम्बर जो रहता है खास करके उसमें फीमेल फ्लावर्स को डेवलप करवाता है। ठीक है, इन ककुम्बर इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फीमेल फ्लावर। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फीमेल फ्लावर। ठीक है, क्लियर क्लियर, लिखो, इतने को जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। ये चीज याद रखना ना, कहा गया ये प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ रूट लिखा हुआ है, इसने ये रूट के ग्रोथ करवाता है। रूट डेवलप करवाने का इनिशिएशन जो है ऑक्सीजन में हम लोगों ने देखा हुआ था, रूटिंग देखे थे ना उसमें, मतलब जिस प्लांट में तुम्हारा रूट आया ही नहीं रहेगा उसमें रूटिंग करवाने के लिए, उसमें रूट को इनिशिएट करवाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और रूट के ग्रोथ के लिए यूज होगा। छोटे छोटे ही एलिमेंट्स है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इसी में फंसोगे फिर। आ रहा बात समझ में? तो ये छोटे छोटे, क्योंकि ये तुम्हारा कंप्लीटली लर्निंग पार्ट है, जैसा स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं वैसे का वैसा इसको दिमाग में बिठाते हुए चलो, सीधी सी बात है। आ रहा समझ में? इसमें समझने वाली कौन सी बात होगी भाई, डोरमेंसी को ब्रेक करेगा तो डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, सीधी सी बात। क्लियर, तो लिखो लिखो जल्दी लिखो, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज प्रमोट ग्रोथ ऑफ, स्पेसिफिक लिख लेना यहाँ पे कि इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, और साथ में नोट करके चिपका लो इसके नीचे में कि इनिशिएशन ऑफ रूट इज डन बाय ऑक्सीजन। इसको हम लोगों ने प्रीवियस में देखा हुआ है, इनिशिएशन ऑफ रूट इज डन बाय ऑक्सीजन, वो भी लिखो, इंपॉर्टेंट है, जल्दी। हाँ, डोरमेंसी के लिए इसमें एग्जांपल में लिख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा पीनट, क्या आ जाएंगे इसमें, पीनट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर, चलो बहुत है भाई, मैं भी तुम्हारे एनसीईआरटी में इतना ही दिया, इतना भी ना दिया हो, लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही दिया है मैं भी। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स दिए हुए, जल्दी लिखो जल्दी, जहां तक मेरे को तो और पॉइंट्स यहां से याद नहीं आ रहा, आएगा एक आध पॉइंट, ध्यान देना, एक आध दो लाइन बीच बीच में छोड़ दिए हुए रहना, क्योंकि ये पूरा का पूरा लर्निंग पार्ट है। अब मेरे भेजे में 100% याद होकर के आए ये गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगा, एक आध दो पॉइंट तुम्हारा छूट भी सकता है, लेकिन इतना इंश्योर रहो
कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे सारा कुछ कवर करवा ही दूंगा। एक आध दो हल्के फुल्के पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो वही छूटेगा तो छूटेगा, क्योंकि लर्निंग पार्ट में दिमाग में वही रहता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आलतू फालतू की चीजों को दिमाग में बिठा करके रखेंगे क्या, करेंगे क्या उसका, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को आगे में तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना ही है। तो ज्यादा देखो मैं भी बोल रहा हूँ इस वाले चैप्टर को लेकर के अभी ज्यादा लोड देने का या लोड लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तुम्हारा नीट के एग्जाम के लिए 1.5 साल का टाइम बचा हुआ है। आ रहा बात समझ में, 1.5 साल का टाइम बचा हुआ है, तब तक ये कैसे हवा बन करके तुम्हारे दिमाग से उतर जाएगा तुमको भी नहीं पता चलने वाला। क्लियर क्लियर। तो इसीलिए ज्यादा फोकस होकर के इस चैप्टर को और लर्निंग वाले चैप्टर को ज्यादा फोकस होकर अभी 11th में तुम्हारे लिए कवर करना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि भाई 12th आते आते तक तुम्हारे दिमाग से वो उतर चुका रहेगा, 100% उतर चुका रहेगा, मेरे को पता है, क्योंकि रिवीजन कोई नहीं करता। जितना भी बेहतरीन पढ़ने वाला हो रेयरली रिवीजन में बैठते हैं, और जो रिवीजन करता है सिर्फ उसी का ठीक ठाक निकलता है भाई, क्योंकि बिना रिवीजन का ये सारे एलिमेंट्स को याद रख पाना या याद कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, डन। यूजेस, इसके यूजेस में सबसे पहले नंबर पे तो ये फ्रूट को पकाने के लिए भी यूज किया जाएगा, तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए भी, एक सेकंड, रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लिखो पहले नंबर पे लिखो रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इसको यूज किया जाएगा। सेकंड, फॉर एब्सीजन, यूज्ड फॉर एब्सीजन, क्लियर, इसको एब्सीजन के लिए, और साथ ही साथ में थिनिंग के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर एब्सीजन एंड थिनिंग। अब थिनिंग का मतलब समझ लो, थिनिंग तुम्हारे बुक में इसका मतलब नहीं दिया हुआ है। थिनिंग का मतलब क्या होता है समझो, जैसे मान करके चलो तुम्हारे दो प्लांट्स हैं, कोई से भी दो प्लांट्स ले लो, एक प्लांट में तुम्हारे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स आ रहा होगा और दूसरे प्लांट में तुम्हारे फ्रूट्स का नंबर कम रहेगा। ठीक है, और दोनों के दोनों प्लांट्स तुम्हारे सेम एनवायरमेंट में, सेम जगह पे, सारा कुछ सेम है, आजू बाजू में ही है, समझ लो दो प्लांट्स है, एक में तुम्हारे ज्यादा फ्रूट्स आ रहा है, एक में तुम्हारा कम फ्रूट आ रहा है। तो ये थिनिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें, अब ध्यान दो, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे 4-4-8 फ्रूट्स यहाँ पे दिख रहा है, अरे एज्यूम करो भाई ऐसे ही 4-4-8 फ्रूट्स यहाँ पे दिख रहा है। एक और प्लांट हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पे मान करके चलो कि तुम्हारे 1 2 और 3 4 ये इतने फ्रूट दिख रहा है। अब समझो दोनों आजू बाजू में है, दोनों के दोनों सेम प्लांट्स है, दोनों सेम सॉइल पे है, दोनों को सेम अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों में जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है ये अलग अलग है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, नेचुरली इसमें 8 फ्रूट्स आए हुए हैं और उसमें तुम्हारे 4 फ्रूट्स आए हुए हैं। अब ध्यान दो, जब थिनिंग का प्रोसेस किया जाता है तो थिनिंग में ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं इथाइलिन है, इथाइलिन को जब इस पर डाला जाएगा तो होता क्या है, वो इन फ्रूट्स का ये एक्सीजन करवाएगा, मतलब इनको इनका शेडिंग करवाएगा। होगा क्या समझो, अब जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स ऊपर जा रहे हैं, क्लियर, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स 8 फ्रूट्स में डिवाइड हो रहा है और उतने ही अमाउंट पे न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे इस वाले प्लांट में भी जा रहे होंगे, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो, मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उतने ही अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स सिर्फ 4 फ्रूट्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इनके फ्रूट्स को ज्यादा अमाउंट पे न्यूट्रिशन मिलेगा, क्लियर, क्योंकि नंबर कम है ना, नंबर कम है, मतलब खाना दे रहे हैं, समझो जैसे मान लो 2 किलो का यहाँ पे इनको खाने के लिए दिया जाना है, तो 2 किलो का खाना जो है ये 8 लोगों में बटने वाला है और वही 2 किलो का खाना 4 लोगों में बटे, तो किसका पेट ज्यादा भरेगा, जाहिर सी बात है इनका। कौन ज्यादा तंदुरुस्त होगा, कौन ज्यादा हेल्दी होगा, जाहिर सी बात है ये, क्लियर। और इनमें क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में पहुंच रहा होगा एज कंपेयर टू दिस प्लांट, क्लियर, तब के केस में इनके फ्रूट्स का जो साइज रहेगा तुम्हारा कम होता है। तो इस केस में किया गया था, थिनिंग का प्रोसेस किया जाता है, जिसके वजह से होता क्या है कि यहाँ पे जो एक्सेस फ्रूट रहेंगे इनका ये क्या करवा देगा, शेडिंग करवा देगा, इनका ये क्या करवा देगा, शेडिंग करवा देगा। तो जो भी प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स इसको मिल रहे होंगे वो बराबर अमाउंट पे मिलेंगे और ज्यादा अमाउंट पे मिलेंगे, बोलने का मतलब आ गया होगा ये समझ में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं थिनिंग। तो थिनिंग का मतलब ये होता है, ये अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना है, तुम्हारे बुक में इसका मीनिंग नहीं मिलने वाला। आ गया समझ में, ये क्लियर है, क्लियर हो गया होगा, बताओ भाई जल्दी। थिनिंग में किसी को प्रॉब्लम है क्या? जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ था उसी डायग्राम को बना करके अपने ओन लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि बुक में तो दिया है नहीं,
मैं अपने तरीके से लिखाऊंगा तो फिर मान लो किसी दिन समझ नहीं आया और मैं अवेलेबल ना रहा तो बताएगा कौन। इसीलिए ऐसा एलिमेंट जो तुम्हारे बुक में भी ना हो और मैं बताऊं और इंपॉर्टेंट हो उसको ओन लैंग्वेज में लिखा करो, ओन लैंग्वेज में लिखा करो। क्लियर? ताकि इन केस कभी भी अगर फ्यूचर में बुक ओपन करो या कॉपी अपना खुद का नोट ओपन करो तो समझ में आ जाए। ठीक है? क्लियर है? चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। हो गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां से तुम्हारा ये इथाइलिन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आखिरी हार्मोन बचा हुआ है, मुश्किल से 10-15 मिनट को खींचेगा, जल्दी जल्दी से करते हैं और इसको निपटाते हैं। तो आज कुल मिलाकर के हमको इसको खत्म ही करना होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हेडिंग लगाओ एब्सिसिक एसिड। क्लियर? एब्सिसिक एसिड जो था इसको बेसिकली डिस्कवर करने का जो जिम्मा था ये 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स रिसर्चर्स ने लिया हुआ था। ठीक है, और इन्होंने 3 अलग अलग लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस फाइंड आउट किए हुए थे अपने अपने तरीके से, और उनका इन्होंने अपना अपना तरीके से नाम दिया हुआ था। जैसे किसी ने एब्सिजन 2 दिया हुआ था, ठीक है, किसी ने इसको डॉर्मिन दिया हुआ था। तो इस टाइप से इसके अलग अलग 3 नाम हो जाएंगे। क्लियर? और जब आगे चल करके देखा गया तो ये तीनों के तीनों सब्सटेंसेस तुम्हारे सेम थे, सिमिलर थे। क्लियर? तो इसके वजह से फाइनली तीनों को कंबाइन करके इसका नाम फाइनली क्या दिया जाएगा? एब्सिसिक एसिड। तो लिखो इस पे डिस्कवर्ड बाय थ्री इंडिविजुअल रिसर्चर्स। क्लियर? 3 लोगों ने इसको डिस्कवर किया और इसका नेमिंग, एक सेकेंड, नेमिंग नेम्ड, एक आ जाएगा इसमें से इनहिबिटर, एक आ जाएगा इसमें से तुम्हारा एब्सिजन 2, क्लियर, और एक आ जाएगा इसका नाम डोरमिन। एक इसका नाम क्या आ जाएगा? डोरमिन। क्लियर है? तो डोरमिन, इनहिबिटर, एब्सिजन 2, डोरमिन, इसी का ये मतलब तीनों इंडिविजुअल्स ने ये नाम से 3 सब्सटेंसेस डिस्कवर किया गया था। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट ऑल 3 आर सिमिलर। All these 3 are similar, ठीक है, and named abscisic acid, and named abscisic acid। क्लियर इतना? ठीक है, नाम नहीं दिया हुआ है ना, तीनों का नाम नहीं दिया हुआ है, तीनों का ही नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 3 इंडिविजुअल्स करके एनसीईआरटी में छोड़ दिया। तुमको भी सिर्फ उतना ही लिखना है, ज्यादा बुद्धि ना लगाओ, नाम वहां पे ज्यादा सर्च मारने की कोशिश भी ना करना। इतने सारे नाम हो चुके हैं, इतना तुम्हारे लिए कम है क्या जो और ज्यादा बर्डन बढ़ाओगे? इससे बढ़िया जो नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो नाम नहीं दिया वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन। समझ में आ रहा है? मतलब वो हमारे लिए एनसीईआरटी ने एक तरीके से एहसान किया हुआ है। ठीक है, और इसको हमको एज इट इज मानते हुए चलना है। चलो लिखो लिखो लिखो, इसको जल्दी लिखो। हो गया होगा? चलो भाई ठीक है, अब इसका फंक्शन और यूजेस भी इसी पेज पे निपटा देते हैं तो हमारा काम इसके लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इस पे लिखो फंक्शंस। क्लियर? सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा ये एब्सिजन, सीधी सी बात है, ये क्या करवाएगा? एब्सिजन करवाएगा। क्लियर है? एब्सिजन करवाएगा और साथ ही साथ में ये डोरमेंट डोरमेंट कंडीशन लेकर के आने वाला होगा। नेक्स्ट
प्रमोट्स डोरमेंसी, ठीक है, इसको लिख सकते हो, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इट प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स। इट प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। क्लियर, ये सीड्स और बर्ड्स दोनों में ये क्या करवाने वाला होगा, डोरमेंसी लेकर के आने वाला होगा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं डोरमेंसी। साथ ही साथ में ये तुम्हारा और भी बहुत सारे ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म। क्लियर, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को भी ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, रोकेगा, जिसके वजह से ग्रोथ प्रॉपर, भाई इनहिबिटर है तो जाहिर सी बात है ग्रोथ ये रोकने वाला होगा, और अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां पे प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ग्रोथ को ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे रोक रहा है। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया रहेगा। ये कुछ कुछ और फंक्शन भी करता है भाई। हाँ, एक तुम्हारा आ जाएगा ये रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो लिखो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, मतलब ये स्टोमेटा खुलेगा तो वो हमारे लिए एक तरीके से ओपन होने वाला चीज जो रहता है ये हमारे लिए एक तरीके से फेवरेबल रहता है। क्लोज हो रहा है बोलने का मतलब हमारे लिए एक तरीके से नेगेटिव चीज होता है। क्लियर, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे ये तुमको जो दो पॉइंट, ये तुम्हारा इनहिबिटर है, इनहिबिट करने का मतलब सारे के सारे पॉइंट्स नेगेटिव हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे इसके पॉजिटिव सिग्निफिकेंस भी निकल करके आते हैं, ध्यान से समझो। अगर ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो स्टोमेटा को अगर ये क्लोज कर रहा है तो ये वाटर लॉस भी कम करवाएगा, क्योंकि स्टोमेटा जितने ज्यादा टाइम तक खुला रहेगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में, उतना ज्यादा वाटर लॉस होता है। तो इसी वजह से ये जो रहने वाला होगा ये तुम्हारा स्टोमेटा को क्लोज करके ये प्रिवेंट कर रहा होगा वाटर लॉस से प्लांट को। ठीक, नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है कि प्रमोट्स डोरमेंसी, अगर ये डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर कोई सा भी तुम्हारा सीडलिंग होगा, अगर उसको हम लोगों ने जमीन पे डाल दिया और मान करके चलो कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तब के केस में वो प्लांट अगर ग्रो कर भी रहा होगा तब के केस में भी वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव वहां पे नहीं कर पाएगा। इससे बढ़िया है कि ये जो तुम्हारा एब्सिसिक एसिड है उसको ये डोरमेंसी स्टेट में ले जाए, उसको डोरमेंट स्टेट में ले जाए। अगर डोरमेंट स्टेट में ले जाता है तब के केस में जब फेवरेबल कंडीशंस बनेंगे उस टाइम पे वापस से उसमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे इसके लिए टोटल 4 पॉइंट्स। एक आध पॉइंट और याद आ जाए तो लिख लें यहाँ पे। और ये क्या कुछ कर सकता है, थोड़ा सा तुमको किसी को याद है क्या? सीड जर्मिनेशन में लिख लो भाई, इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, क्योंकि ये अगर तुम्हारा क्या कर रहा है, डोरमेंट बना रहा है तो उसकी जर्मिनेशन को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, सीधी सी बात है। तो ये इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। बस ये हो जाएंगे तुम्हारे 4-5 पॉइंट्स किसको लेकर के, एब्सिसिक एसिड को लेकर के। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करवा दूं, 100% मैं यहाँ पे सिर्फ इसी टॉपिक के लिए, ये हार्मोन्स के टॉपिक की बात कर रहा हूं, बाकी मैं कहीं पे भी कुछ भी नहीं छूटेगा, इतना मैं इंश्योर हूं। बाकी इसमें हो सकता है एक आध पॉइंट मेरे भी दिमाग से होते, क्योंकि सोच सोच करके लिखाना पड़ता है भाई, पूरा का पूरा फैक्ट है, इतने सारे फैक्ट, पेज भर भर करके है, लाइन बाय लाइन, जितने याद आ जाए बहुत बढ़िया, ना आए तो एक बार जब बुक रीडिंग मारोगे तो कुछ एक आध एलिमेंट जो छूटा हुआ रहेगा उसको चिपका लेना। छूटेगा तो लाइन में मतलब कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से नहीं छूटेगा, छूटेगा तो बस एग्जांपल से छूटने वाले होंगे, एक आध दो एग्जांपल से इसमें से छूटने वाले होंगे। क्लियर, क्लियर, लिखो लिखो लिखो, इतने जल्दी लिखो, फिर इसका यूजेस लिखेंगे, फिर ये हो जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे हार्मोन्स कंप्लीट। फिर 2 वर्ड्स दिया हुआ है आखिरी में, उसको थोड़ा सा डील कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। हो गया होगा, डन, गुड। नेक्स्ट, यूजेस। बेसिकली इसका यूज किसमें किया जाएगा, सीधी सी बात है, सीड को बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक के लिए उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, क्योंकि उसको डोरमेंट बना रहा होगा। क्लियर, फॉर डोरमेंसी ऑफ सीड,
यूज्ड फॉर डोरमेंसी ऑफ सीड। क्लियर, डोरमेंसी ऑफ सीड के लिए इसको यूज किया गया। साथ ही साथ में इसको और किसके लिए यूज किया जाएगा? यूज टू प्रिवेंट वाटर लॉस इन प्लांट्स। क्लियर, यूज टू प्रिवेंट वाटर लॉस इन प्लांट्स। और क्या ये करने वाला होगा? बस भाई इतना ही बहुत है। क्लियर है? क्लियर है? चलो ये 2 पॉइंट्स इसके लिए चिपका लो इसके यूजेस में, इससे ज्यादा और क्या ही लिखोगे इसमें। क्लियर, इसके बाद 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। लिखो लिखो लिखो। आज का क्लास थोड़ा सा क्या है, स्पीड में निकाले हैं, क्योंकि फैक्ट थे भर भर करके और इसमें समझाने लायक कुछ एलिमेंट है नहीं। मैं यहाँ पे तुमको गिन गिन करके एक एक पॉइंट को अगर 15-15 20-20 मिनट में अगर समझाऊं तो जाहिर सी बात है वो 15 मिनट के बाद से तुम्हारे दिमाग से उतर जाएगा, पूरा का पूरा लाइन तुम्हारा फैक्ट बेस्ड है। और यहां से अगर तुम्हारा क्वेश्चन उठाएगा भी नीट तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है, सीधा बीच के किसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठाएगा और उसी के 4 ऑप्शन ठोक देगा। आ रहा है समझ में? तो अभी के लिए इसको इसीलिए मैं इग्नोर करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब इसको एक्चुअल में नीट के लिए तैयार करोगे इस चैप्टर को, तब के केस में लाइन बाय लाइन तुमको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा इसको। हर एक लाइन का अलग से सिग्निफिकेंस होगा, हर एक लाइन का तुम्हारा और डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स आएंगे, साथ ही साथ में एग्जांपल्स आएंगे। तो लाइन बाय लाइन एग्जाम के टाइम पे इसको तुमको रट्टा मारना है पूरा पूरा। ठीक है, तो भले पेज में कहीं पे लिख लो, एग्जाम जब आएगा तो भाई इसको रट्टा मारना है, सीधी सी बात। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। डन हो गया? देख लो एक बार, जल्दी देख लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नोट्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। सारे कुछ बुक्स में तो सारे दिया हुआ है, क्योंकि मैंने भी बुक का ही कॉपी मारा है, यही समझ लो। कहां से भाई मार्क्स से थोड़ी लेकर के आऊंगा कंटेंट, और तुम्हारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही लिखवाना है। तो मैं इस वाले चैप्टर के लिए खास, इस वाले नहीं, जितने भी फैक्चुअल बेस्ड चैप्टर है, मैं एनसीईआरटी से बाहर पढ़ता ही नहीं उसमें। मैं क्या, कोई भी नहीं पढ़ेगा, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि बाहर के क्वेश्चन एक तो आने हैं नहीं। एक्स्ट्रा अगर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लिखवाएंगे भी तो तुम्हारा बटन बढ़ने वाला रहेगा। हमारा क्या भाई, हम लोग को तो पढ़ना और पढ़ाना ही है। ठीक है, तो आज हम लोग का ये चीज याद हो गया तो कल नए एलिमेंट्स हमारे दिमाग में आएंगे, वो सारे चीजें अगर बताना चाहते बता देंगे एक ही बार में। आ रहा बात समझ में? लेकिन वो तुम्हारे कोई काम के होंगे नहीं। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक। सिनर्जिस्टिक एक्शन एंड एंटागोनिस्टिक एक्शन। समझो, यहां पे जो तुम्हारे आखिरी के पैराग्राफ में ये जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, सिनर्जिस्टिक एक्शन और ये एंटागोनिस्टिक एक्शन, बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि पेयर ऑफ ऐसे कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो तुम्हारे सिमिलर टाइप का काम कर रहे होंगे, एक ही जैसा। आ रहा समझ में? एक ही जैसा काम कर रहे होंगे, और ऐसा पेयर ऑफ तुम्हारा हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं जो कि तुम्हारे अपोजिट काम कर रहे होंगे, अपोजिट। क्लियर? जैसे अगर बात करोगे सेल डिवीजन की, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो रहता है ये तुम्हारा दोनों ही क्या करवाते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं। ऑक्सिन में लिखे हुए थे, साइटोकाइनिन में लिखे थे कि नहीं लिखे थे, एक बार चेक कर लेना। नहीं लिखे थे तो वहां पे भी लिखो सेल डिवीजन करके। ठीक है, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन तुम्हारा दोनों ही क्या करवाने वाले रहते हैं, सेल डिवीजन। तो सिनर्जिस्टिक एक्शन में पहले नंबर एक्शन में क्या आ जाएगा, सेल डिवीजन। कौन कौन से हार्मोन्स करवाएंगे, एक तो ऑक्सिन करवाएगा और साथ में क्या नाम बोले अभी, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों ही एंजाइम सॉरी हार्मोन्स का सिनर्जिस्टिक एक्शन, मतलब दोनों के दोनों का काम जो है वो तुम्हारा सेल डिवीजन है। और कौन कौन से सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी देखे हुए थे, एक आध बार एग्जांपल खोल करके देखने का कोशिश करो थोड़ा सा, एक आध दो तो और लिखेंगे भाई इसमें। क्लियर? एप्सिजन कौन कौन करवाते थे, ये तो देखे थे ना, एप्सिजन करवाने का काम। तो एप्सिजन करवाने के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल थे, एक तो तुम्हारा इथाइलिन एप्सिजन करवा रहा था और साथ ही साथ में एब्सिसिक एसिड। तो एप्सिजन के लिए लिखो यहाँ पे एप्सिजन, इथाइलिन, और साथ साथ इसमें कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, एब्सिसिक एसिड। ए इसको लिख दिया जाता है शॉर्ट में। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। और तो कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, इसको अभी फिलहाल के लिए 2 ही पॉइंट्स लिखो।
ठीक है, ठीक है। अब एंटीगोनल में, सॉरी एंटीगोनिस्टिक में यहां से तुम्हारा आ जाएगा एक तो दो, क्या बोलते हैं उसको, डोरमेंसी। क्लियर, डोरमेंसी। तो डोरमेंसी में एक तो डोरमेंसी को कौन प्रमोट कर रहा है, कौन इनहिबिट कर रहा है? क्लियर, डोरमेंसी कौन प्रमोट कर रहा है, कौन इनहिबिट कर रहा है? और एक आध पॉइंट लिखेंगे इसमें से, डोरमेंसी एक आ जाएगा। सोचो तो, थोड़ा सा सोचो कि अपोजिट जो तुम्हारे जितने भी अभी हम लोगों ने फंक्शंस लिखा हुआ है, उसमें से अपोजिट फंक्शंस कौन कौन से हैं, अपोजिट एक्शंस कौन कौन से हैं, जो कि तुम्हारा, एक तो डोरमेंसी तो आएगा ही आएगा इसमें, साथ ही साथ में वो जो बुढ़ापा भी आ रहा था भाई, सेनेसेंस, कुछ 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 हार्मोन जो थे वो सेनेसेंस को रोक रहे थे और कुछ प्रमोट कर रहे थे, तो एक आ जाएगा इसमें सेनेसेंस। इसके भी दो हार्मोन्स क्या क्या आ जाएंगे, प्रमोटर्स या प्रमोट्स, और एक आ जाएगा इनहिबिट्स। क्लियर, नाम इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुमको अभी याद करना है कौन कौन से प्रमोटर क्या था और इसका इनहिबिटर क्या था, फिर इसका याद करोगे प्रमोटर क्या था, और एक और लिख सकते हो एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, इसका तो अभी देखे थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर, एपिकल डोमिनेंस। जल्दी, अब पहले एक बार सोचो कि जो तुम्हारा यहाँ पे डोरमेंसी का कंडीशन आया हुआ है, डोरमेंसी तुम्हारा प्रमोट कौन करवाता है और डोरमेंसी को इनहिबिट कौन कराता है? पेज पलटो, पेज पलटो, पीछे के पेजेस देखो, फंक्शंस देखोगे तो याद आएगा। खुद से ढूंढो कौन कौन से हैं, जब तक ढूंढोगे नहीं, मिलेगा नहीं, लिखोगे किसको? क्लियर, लिखो लिखो, ढूंढो, जल्दी लिखो। डोरमेंसी प्रमोट कौन कर रहा था, डोरमेंसी प्रमोट कौन कर रहा था, और डोरमेंसी को इनहिबिट कौन कर रहा था? याद आया? लिखे, चलो। तो डोरमेंसी प्रमोट कर रहा था यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, लिखे थे अभी अभी, और इसके लिए जो इनहिबिट करने वाला पार्ट था ये हो जाएगा जिब्रेलिन। क्लियर, एब्सिसिक एसिड उसको प्रमोट कर रहा था और जिब्रेलिन उसको इनहिबिट, लिखे भी हुए पॉइंट्स फंक्शन में, ठीक है? क्लियर, नेक्स्ट सेनेसेंस ढूंढो, सेनेसेंस ढूंढो, सेनेसेंस को प्रमोट कौन करवा रहा था और सेनेसेंस को इनहिबिट कौन करवा रहा था? जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढो, ढूंढो फंक्शंस में ढूंढो, सेनेसेंस को प्रमोट कौन करवा रहा था और सेनेसेंस को इनहिबिट कौन करवा रहा था? कौन कौन से तुम्हारे हार्मोन्स थे? गुड गुड, इसमें क्या आ जाएगा? इथाइलिन और साथ ही साथ में एब्सिसिक एसिड। क्लियर, इसके लिए क्या आ जाएगा? जिब्रेलिन और साथ ही साथ में साइटोकाइनिन। ये तो याद करो भाई, एपिकल डोमिनेंस, इसको तो मैंने स्पेसिफिक लिखवाया हुआ है। एपिकल डोमिनेंस को, एपिकल डोमिनेंस को कौन प्रमोट करता है और एपिकल डोमिनेंस को कौन यहाँ पे क्या बोलना चाहिए तुम्हारा, रिड्यूस करने वाला होगा, मतलब कम करने वाला होगा। एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता कौन है और एपिकल डोमिनेंस को कम कौन करवाता है? ये तो स्पेसिफिक देखे हुए थे, कल देखे थे। ऑक्सिन, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है, और अभी अभी मैंने तुमको बताया इथाइलिन जो है ये तुम्हारा एक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा, तो ये उसको रिड्यूस करने वाला होगा। तो प्रमोट कौन करेगा, इसको प्रमोट कौन करेगा? ऑक्सिन। क्लियर, और इसको इनहिबिट कौन करेगा? इनहिबिट करने वाला होगा यहां से सॉरी साइटोकाइनिन। क्लियर, कौन इसको इनहिबिट करने वाला होगा? साइटोकाइनिन। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया? जल्दी इसको नोट डाउन करो, स्पीड में फटाफट नोट डाउन करो। बुक में सिर्फ तुम्हारा ये सिनर्जिस्टिक एक्शन और एंटागोनिस्टिक एक्शन लिख करके छोड़ दिया है, कौन कौन से काम करने वाले रहेंगे ये नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये टेबल को बनाओ। ये फ्लो चार्ट जो हम लोगों ने बनाया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लियर, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। डन, गुड। तो अब ध्यान से समझो, ये चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट।
ठीक, इसके बाद के टॉपिक जो है वो तुम्हारे सिलेबस से डिलीटेड है, वो तो अपने वो करना ही नहीं है, हालांकि तुम्हारे बुक में नया टॉपिक दिया भी नहीं है वो, ठीक है, 2025-26 की बुक्स में से उसको डिलीट ही कर दिया है। तो यहां तक का था तुम्हारा चैप्टर, बहुत ही हैवी चैप्टर नहीं है, लेकिन पूरा चैप्टर जो है तुम्हारा लर्निंग पार्ट है, ठीक है, मतलब बिना याद किए हुए, बिना रट्टा मारे इस चैप्टर को निकाल देंगे बोलोगे कुछ ना कर पाओगे, क्योंकि देख रहे हो तुम्हारे पॉइंट्स भर भर करके है, याद कर करके लिखवाना पड़ता है, आ रहा समझ में। तो इसको तुमको भी घर में बैठ करके, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, बैठो घर में और जितना टाइम हो सके, जितना टाइम ये खाएगा इसको बकायदा खिलाओ, और एक बार पूरा एनसीईआरटी का बुक रीडिंग लगाओ, पूरा एनसीईआरटी का बुक रीडिंग लगाओ, जो पॉइंट छूट गया रहेगा उसको अंडरलाइन मारो और कॉपी में इसको नोट डाउन करो, क्योंकि भाई फैक्चुअल चैप्टर है, मैं भी इसके लिए 100% गारंटी नहीं लूंगा कि मैंने लाइन बाय लाइन करवाया हुआ है, हो सकता है कि इधर के में जो हम लोगों ने इधर क्या देखा हुआ है, ये हार्मोन्स देखे हुए हैं, हार्मोन्स में तुम्हारा एकाध पॉइंट में भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटा, इतना तो मैं भी इंश्योर्ड हूं, लेकिन एग्जाम्पल एकाध तो छूटा रहेगा, उसको बस चिपका लेना जिसके जिसके बाजू में वो रहने वाला होगा, ठीक है। और एक बार कंप्लीट बुक रीडिंग मारो, कंप्लीट बुक रीडिंग मारो, तो ये चैप्टर भी जो है तुम्हारा कवर हो जाएगा, खत्म हो गया इतने में से, आ गया होगा ये समझ में, ठीक है, क्लियर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, हालांकि आगे के चैप्टर बहुत ज्यादा हैवी है नहीं, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स ही होंगे, 4-4, 5-5 क्लासेस में कंप्लीट होने वाले ही चैप्टर्स हैं, और थोड़े से आप स्पीड में निकलेंगे। प्लांट वाले चैप्टर के केस में क्या हो जाता है कि प्लांट्स के बारे में हम लोग उतने ज्यादा नॉलेज रखते नहीं है, आ रहा समझ में, लेकिन ह्यूमन बॉडी का क्या, हमारे अंदर में क्यूरियोसिटी रहता है कि भाई अंदर के बॉडी के अंदर में हो क्या रहा होगा, तो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है टॉपिक्स, क्योंकि उसमें तुमको नए नए इंफॉर्मेशन अपने ही बॉडी के बारे में देखना रहता है। लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में होता क्या है, बाकी सब तो ठीक रहता है, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एक आध दो टॉपिक, जैसे ये हार्मोन वाले टॉपिक आ गए, क्लियर। यही चीज हम लोग को एनिमल्स मतलब ह्यूमंस में भी देखना है, क्योंकि हम लोग का फाइनल चैप्टर जो है हार्मोन से ही रिलेटेड है, सारे के सारे हार्मोन्स हम लोग वहां पे भी देखेंगे, लेकिन हार्मोन्स जो हम लोग ह्यूमन में देखते हैं उनमें इनके एक्टिविटीज हमको समझ में आते हैं, क्लियर, लेकिन प्लांट्स के केस में समझ में नहीं आता, तो ये थोड़ा सा बोरियल हो जाता है, ठीक है। फिर भी जितना हो सका मैंने 3 क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया, सारे एग्जांपल्स दे करके, और आज का क्लास डेफिनेटली बोर लगा होगा, ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैं ठान के आया हुआ था कि आज चैप्टर खत्म करना ही है, और चैप्टर खत्म करने के लिए मैं अगर एक एक एग्जाम्पल पर टिक जाता तो दो चीजें होता, एक तो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा टाइम तक रुकने वाला है नहीं, तो मेरा यहाँ पे जितना भी एक्सप्लेनेशन दूं सारा कुछ वेस्ट चला जाता, और इतने सारे फैक्ट्स हम लोग एक बार में क्या 2-3 दिन में कवर नहीं कर पाते, देख रहे हो कितने सारे फैक्ट्स लिखना पड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैंने ठान के आया हुआ था भाई कि आज तो एनी हाउ चैप्टर कंप्लीट करवाना ही है, और इसके लिए हमको थोड़े से इसको स्पीड में निकालने का ही रिक्वायरमेंट था, तभी जाकर के हम लोग का कितना 1.5 घंटा हो गया क्या, हाँ लगभग लगभग हो गया, तो 1.5 घंटे में हम लोगों ने 3 ये हॉर्मोन्स कंप्लीट किया है, आ गया होगा समझ में, ठीक है, क्लियर। तो इतने में से हो गया भाई तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट। कल चांस है कि तुम्हारा फिर से क्लास हो, और कल अगर तुम्हारा क्लास होता है तो हम लोग सीधा स्टार्ट करने वाले रहेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, और हम लोग का चैप्टर वहां से आगे मतलब यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, पीछे जाने वाले हैं नहीं, पहले आगे के चैप्टर्स खत्म करते हैं पूरा, क्लियर है, आगे के चैप्टर्स पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग रिटर्न आएंगे पहले वाले में। मे भी तुम्हारे दिसंबर खत्म होते होते तक इधर के आगे के जो चैप्टर्स है ये खत्म हो जाए पूरे, अगर इधर के हो जाता है दिसंबर तक, ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम लोग सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं दिसंबर जनवरी के फर्स्ट वीक तक भी मान करके चलो, तो मैं तुम्हारा बायो पूरा बुक खत्म करवा दूंगा, फिर और इश्यू नहीं रहने वाला, ठीक है। लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी में होता क्या है कि कभी कभी वो समझाने के टाइम पे ज्यादा लेंथी क्लासेस भाग जाते हैं, क्लियर क्लियर, ड्रॉपर्स रहते तो कोई इश्यू नहीं रहता, ड्रॉपर्स को तो मैं ये सारे ये चैप्टर में 2 दिन में निपटा देता, जो ये चैप्टर है ड्रॉपर्स को मैं 2 दिन में निपटा देता, लेकिन तुम्हारा क्या है कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तुमको अगर उस टाइप से स्पीड में निकालना चालू करेंगे तो आधा चीज क्या पूरा चैप्टर ही भेजे में नहीं आने वाला, हो सकता है ये चैप्टर तुम्हारे स्कूल्स वगैरह में या फिर दूसरे कोचिंग्स में करवाया गया हो, किसी जगह पे ये तुम्हारे ऊपर से निकल भी गया होगा, हो सकता है यहाँ पे भी ये आखिरी का पार्ट आज का क्लास ऊपर से, लेकिन आज का क्लास ऊपर से निकले या फिर भेजे में जाए ऐसा कुछ एलिमेंट है ही नहीं, इसमें तुमको याद ही करना है, अगर ऊपर से जाए चाहे अंदर जाए चाहे कहीं भी जाए, याद करने का एलिमेंट है। आज अगर याद नहीं होगा तो कल करोगे, कल नहीं होगा तो परसों करोगे, परसों नहीं होगा तो एग्जाम के 1 दिन पहले करोगे, लेकिन करोगे, क्लियर, ठीक है। तो ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही था, अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल, ठीक है। कल मान लो बायो का क्लास नहीं भी होता है तो कल तुम्हारा ये सीधा बायो का क्लास होगा मंडे को, बाकी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि कल भी तुम्हारा बायो का क्लास लगे, आ रहा बात समझ में, कल भी बायो का क्लास लगे, मैं ये पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर चलो, तो आज के लिए इतना ही था, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।